पैक करता है। जैसे लेडीज के साथ देखो ना, लेडीज के साथ देखो सर, उपिंदर सर, आप मोस्टली लेडीज के अगर साथ इंटरेक्ट करो तो दे एंड अप बाइंग गोल्ड। Yeah, because they personally feel that that is the only safest asset, which is like कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ी आधी रात को मैं बेच सकती हूँ। तो वो आया कहाँ से, ये लॉजिक आया प्रोसेस कहाँ से? जो 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 परवरिश के टाइम पे बड़े होते हुए जो हाँ। बताया गया है कि भाई गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आपका गहना भी है और आपको एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी बोलो या नीड बोलो, ये सबसे इजीली बिक जाता है। सो द बेसिकली इफ वी सी आवर हिस्ट्री, पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, और तो जब युद्ध होते थे उपिंदर साहब, जब गांव के गांव खाली हो जाते थे, अब औरतें घर पर हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके हाथ में रखी ज्वेलरी होती थी। 70 80 90 का दशक, जॉइंट फैमिलियां होती थी, औरतें बाहर जाके काम नहीं करती थी, घर पे बहुत काम होता था। अनटाइमली हस्बैंड की डेथ हो गई, खाना रोटी सब मिलेगा, मगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करता था? गहना। वहां से स्टेटमेंट आती है बुरे समय में काम आएगा। फाइन, सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई योर वाइफ और व्हाई द अदर लेडीज टू हुम यू इंटरैक्ट आर सो पोजेसिव अबाउट गोल्ड, डिस्पाइट आज की डेट में कोई गोल्ड रेगुलर डेज में नहीं पहनता, शादी ब्याह में मैचिंग के चाहिए होते हैं। सर सही कह रही हूँ? ऑल द मेन विल एग्री ऑन दिस। हाँ, मैचिंग के चाहिए होते हैं। गोल्ड बार, राहुल हंस रहा है। हाँ राहुल, यू पे द बिल, गुड लॉर्ड ऑफ, रेंटेड वन एंड खरीद के। So that is the thing. So you really need to understand the psychological aspect, the upbringing, rich dad and poor dad। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक अमीर इंसान और कैसे एक सैलराइड पर्सन अपने बच्चे को पैसे को ट्रीट करने को बोलता है। So that is the way. So you need to understand the psychology of the person to whom you are dealing with। आपको उसकी साइकोलॉजी। उपिंदर सर, कोई पुराना बचपन का दोस्त है जिसकी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो? राहुल करता है। राहुल, अच्छा एक बात बता, अब उसकी रग रग से वाकिफ होएगा ना तू? अनम्यूट कर, आवाज नहीं आ रही और उपिंदर मेरी करता है? अच्छा है, गुड, चल। सो बेसिकली व्हेन यू डील विद योर स्कूल फ्रेंड और फ्रेंड जिनको आप बचपन से जानते हो, उनकी साइक आप समझते हो। यस यस वेरी मच। हाँ, बट व्हेन यू एंटर टू अ न्यू, क्योंकि आपकी आपकी जो परवरिश साथ में हुई है, हाँ, और जो सीक्वेंसेस, जो सिचुएशंस, और एक स्कूल फ्रेंड्स का, एक खासकर स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स, अर्ली कॉलेज फ्रेंड्स जो बन जाते हैं, आप उनसे एक्चुअली अपनी दिल की बात भी करते हो, सिचुएशन डिस्कस करते हो। तो दो लोगों का या चार लोगों का जो भी ग्रुप होता है, थॉट प्रोसेस मोस्टली गोज इन द सेम लाइन। That is why their decision making and they correlate with each other। कि जब वो 10 साल 20 साल बाद मिलते हैं, यार हम 10 साल पहले एक चाय में आधा आधा पीते थे, और आज हम चलो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि हम 10 साल पहले 2 चाय लेके 4 दोस्त पीते थे, और आज एक एक आदमी 40-40 चाय भी खरीद सकता है, मतलब, बट स्टिल दैट बॉन्डिंग डजंट गो। यस, which probably in the corporate culture, or once you are a firm and once you are more comfortable with your finances, then the thought process goes different। And if you see with the same person, अगर वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रहेगा और उसके बाद एक कॉर्पोरेट लाइफ के फ्रेंड्स के साथ रहेगा, the same person will have different behaviors। yes, that's true, fine। And when it comes to, I always says, and you can share it with your client, we call it as 5.5 steps। that is a life transformation step। first, select। so let's say राकेश सर आपने सिलेक्ट किया, you want to lose weight, ठीक है? अनुज ने सिलेक्ट किया, he want to lose this thing what he is eating right now, इसको खाना बंद करना है, ठीक है? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं अनुज, बहुत स्ट्रिक्ट वाली टीचर, तेरे पड़ोस में ही रहती हूँ, आ जाऊंगी। यू सिलेक्टेड वन, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ठीक है? शेड्यूल किया, स्टार्ट किया। लेट्स से मैं अनुज का एग्जांपल लूं, इसने स्टार्ट किया कि भाई मैं 10 पैकेट लेता था, अब मैं 8 लेऊंगा, ठीक है? शेड्यूल, दिन के इतने समय में मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? सुन ले तू, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। सो इट इज सिलेक्ट, स्टार्ट, शेड्यूल, देन इट इज सराउंडिंग। अब ये आप सबको मिलके अनुज को ये सिखाना है, तो सराउंडिंग, आज कम खाया ना, अच्छा राकेश सर आज वॉक किया ना, सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, ठीक है? एंड देन स्टे ऑन, कीप इन्वेस्टिंग और कीप
doing that thing consistently, stay on. And point 5 आता है help, seek help. If you don't understand, seek help. अब आप इसको क्लाइंट के लिए, फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी बोल सकते हो कि सर 5 स्टेप्स हैं, उपिंदर सर 5 स्टेप है और 0.5 मैं हूं, 0.5 मैं हूं, आप बाकी 5 आपको ही करना है, 0.5 मैं हूं. We select that you have to become financially independent. We will start doing it. We will schedule your SIPs or your installments or your plan everything. Your surrounding, that means you need to talk about finances with your family, and you can talk to me also. And you have to stay on. SIP पे stay on रहना है, तभी Keep growth investing. आएगा. And I'm there to help you. That is seek help. So these are 5.5 steps which all of you can use. I'll again repeat it as select, start, select, क्या था? Select, Select, start, schedule, stay on, schedule, Stay on. stay on, surrounding, and 0.5 is seek help. They'll really help you. मतलब हम जब सेशंस करते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं भाई रिटायरमेंट है, तो you selected one area, select that is retirement. Now I want to work on my retirement plans, so I'll start. I'll schedule my investments. I'll be talking about my surroundings and stay on and seek help. Surrounding का बहुत फर्क पड़ता है. उपिंदर सर, आप एक कॉर्पोरेट में क्लिक करते हो ना, अभी मैंने एक कॉर्पोरेट में सेशन दिया था मेरे एनजीओ के अंडर, तो मैं उन्हें ना एक बेसिक सा रिटायरमेंट पे कितना पैसा चाहिए होता वो कैलकुलेट करके आई, तो एक लड़के का आया कुछ 6-7 करोड़. तो वो डिजिटल टीम थी उनकी. मैं कहा अब इसको रोज पूछना 7 करोड़ हुआ क्या. अब when everybody talks about 7 crore, passively it will come to your mind, यार रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है. अभी मैं what वरुण, is subconscious mind and manifestation which leads to your goal. यस, मैं वरुण को पूछूं, वरुण बाजू वाले की गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का कलर कौन सा है पड़ोस के, वरुण विल नॉट नो दिस. अब मैं वरुण को हफ्ता भर रोज फोन करके या मिलती हूँ तो पूछती हूँ, वरुण तेरी बाजू वाले की गाड़ी का नंबर क्या है, कलर क्या है. एक संडे को ना इसकी वरुण की नजर जाएगी क्या, वो पागल औरत मुझे रोज पूछती है. आई नोट द नंबर एंड आई टेल हर द कलर. सो अब वो सबकॉन्शियस में आ गया ना कि विल टॉक अबाउट रिटायरमेंट. सो when you go to the corporates, you should push them to talk with each other, not on the context of the amount, but in the context of the financial goals, because we push each other. हम एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है ना. सो वरुण, गाड़ी का पड़ोस वाली की गाड़ी का कलर क्या है, मॉडल क्या है, white color. हाँ White color. हाँ. सो दैट इज द वे. सो सराउंडिंग मैटर्स. अच्छा, सराउंडिंग में एक और चीज है, एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है. दिस इज एन आश्रम. तो आश्रम में वो बच्चों को पढ़ने की परमिशन है, और वो कहते हैं भाई आश्रम के बाहर नहीं जाना, आश्रम में ही पढ़ना है. तो वो एक टाइम एक शिष्य होता नहीं, तो गुरुजी पूछते हैं वो कहाँ गया, तो वो कहते हैं वो लाइब्रेरी गया है. तो जब गुरु उससे शाम को पूछता है तो लाइब्रेरी क्यों गया, तो कहते हैं आपने डोरमेट्री में जो हमारा बिस्तर बिछा रखा है, बिस्तर के साथ आपने हमें टेबल दे रखी है, कुर्सी दे रखी है पढ़ने के लिए. अब शाम को या दोपहर को जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं 5 मिनट आराम कर लूं. तो जब मैं 5 मिनट बिस्तर पे सो जाता हूँ तो वो 5 के आधा 1 घंटा 2 घंटा कब होते हैं मुझे नहीं पता चलता. तो मेरी सराउंडिंग मुझे पढ़ने नहीं देती, इसलिए मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता हूँ. तो सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट. तभी राहुल अपने ऑफिस में बैठा है. राहुल, that is the reason you are sitting in the office, because sitting near the bed and doing the work is very difficult. You need a mental strength to actually कि बिस्तर पे नहीं सोना है. अंदर जाएगा ही नहीं, बिस्तर पे बैठ के वो मीटिंग करने की भी अंदर नहीं घुसता. हाँ, और वैसे भी तेरे तो बिल्कुल मतलब रुकने वाला भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो साफ करके रखना है. और उस पे तेल और लगा लेता है. हाँ देखो, तो फिसल जाती है बातें फिर. हाँ बातें फिसल जाती. अभी तो नहीं फिसल रही ना. ये अभी नहीं फिसल रही. हाँ चलो, अभी हम म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं. मैंने म्यूचुअल फंड के अलावा बहुत सारी बातें कर ली. हाँ, नहीं, इंटरेस्टिंग था. दिस वाज इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग. मैं ना किताबें बहुत पढ़ती हूँ. अभी मैं रिसेंटली क्या पढ़ रही हूँ, माय गीता. वो देवदत्त पटनायक की है. तो माय गीता के स्टार्टिंग में वो कहता है कि गीता की 3 इंटरप्रिटेशन है. एक, गीता को कहा गया और अर्जुन ने सुना, तो जो अर्जुन ने सुना उसका एनालिसिस अलग है. एक, गीता को कहा गया, कृष्ण ने बोला और उसकी इंटरप्रिटेशन संजय ने दी, और संजय ने अपनी माइंडसेट से दी. और उसी गीता को धृतराष्ट्र ने सुना, संजय के मुंह से सुना, और उसका माइंडसेट ये था भाई मेरे बेटे, तो उसने गीता को उसी कॉन्टेक्स्ट में सुना.
सो गीता 3 लोगों ने सुनी, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, मगर तीनों के सुनने में अंतर था. Yes. So how you listen, that matters a lot. वो नीचे लिख रहे हैं, अनुज कहाँ हो गीता? राजे तेरी गीता ढूंढ देंगे, चिंता मत कर. वो सागर, वरुण, कुंदन सर, राकेश जी, उपेंद्र जी, नागदेव जी, ये नवीन जी, सब नेक्स्ट ईयर के कॉन्फ्रेंस के पहले इसकी घंटी बजा दी. हाँ भाई प्लीज, सब इसके लिए गीता ढूंढ क्या देंगे. अभी 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 वो इंकी पिंकी पोंकी वाला हिसाब है, इतने सारे शहर गया ना, कई गीताएं हैं. हाँ नहीं, एक परमानेंट गीता चाहिए इसे, ठीक है ना? हम लगे हुए हैं अनुज ढूंढने के लिए, चिंता ना करें. सुपारी खाने बंद करेगा तभी होगा. सुपारी खाने ये बंद करना सुपारी नहीं खा रहा है, ये रजनीगंधा खा रहा है. मैंने भी वही नोटिस की. बोला, बिल्कुल सही बोला समीर. मैंने उसको उसी पे 5.5 स्टेप इसी के लिए बोले थे. अच्छे थे ना राहुल? 5.5 स्टेप्स. हाँ तो बड़ी अच्छी बुक है वो, मैंने उसी बुक से लिख लिए हुए हैं. और मैं एक किताब को करीबन 3 या 4 बार पढ़ती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ मैं उसे जब तक मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर लूं. दैट हाउ आई गो हेड विद द बुक. चलो जी, म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं. मैंने कहा ना मुझे बोलने का मौका मिले फिर मैं माइक भी नहीं छोड़ती. ये कौन है इंस्पायरिंग? अच्छा कहाँ हो गीता? चलो जी, मैसेज पढ़ लिया हमने. Mutual funds, ratios analysis, standard deviation. So equity have two risks, standard deviation and beta. When it comes to standard deviation, variability of return. And when it comes to beta, market के जितने इंडेक्स है उनका बीटा 1 होता है. अच्छा हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स हैं. एक चीज, हमारे पास एक इंडेक्स नहीं है. अगर आपको इंडेक्स देखने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आप कहाँ देख सकते हो. एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये है niftyindices.com. यहाँ पे आपको निफ्टी के जितने इंडेक्स हैं सारे दिखेंगे. ऑटो इंडेक्स होगा, कुछ ना कुछ होगा ना. देखो ये रहा, ये तो ब्रॉड बेस इंडेक्स है. ये सेक्टोरियल इंडेक्स है. सेक्टोरियल में ये रहा अनुज ऑटो इंडेक्स, ये रहा देख, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स. इनफैक्ट हमारे पास टाटा का अलग से इंडेक्स है. ये हम थीमेटिक में जाएं तो आपको, थीमेटिक में जाएं तो आपको यहाँ टाटा ग्रुप का इंडेक्स भी दिखेगा, शरिया इंडेक्स भी दिखेगा. अगर आप किसी मुस्लिम से डील कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेना देना जो है हराम समझते हैं इन दैट वेरी केस, और अल्कोहल के शेयर्स भी नहीं खरीदते. तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो शरिया बेस पे करता है तो आपको यहाँ शरिया इंडेक्स भी मिलेगा, और आपको काफी सारे इंडेक्स यहाँ स्ट्रैटेजी इंडेक्स भी मिलेंगे. और यही कंटेंट आपको बीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. मैं प्रेफरेबली एनएससी देखती हूँ, बट ये आपको बीएससी की वेबसाइट पे भी उनके अलग से इंडेक्स दिख जाएंगे. सो देर आर नॉट जस्ट दीज इंडेक्स, देर आर मेनी इंडेक्स विच आर देयर इनटू दिस सिस्टम. एंड आपको अगर उसे समझना है तो आप उसे समझने के पर्सपेक्टिव से यहाँ देख सकते हैं. और ये देखो, ये नीचे फिक्स्ड इनकम के इंडेक्स भी हैं. निफ्टी जीसेक इंडेक्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स, एसडीएल इंडेक्स, म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, मनी मार्केट इंडेक्स. आपको डेट में भी ये सारे इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएंगे. फाइन, कमिंग बैक टू द पीपीटी. सो जितने भी इंडेक्स हैं उनकी फॉर्मेशन में बीटा 1 होता है. व्हाट इज बीटा? बीटा इज मार्केट रिस्क. बीटा को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता. बीटा मार्केट के स्टॉक्स के साथ इंटैक्ट रहता ही रहता है. स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता रहता है. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे चेंज होता रहता है भाई? अब जैसे डॉलर का प्राइस ऊपर गया तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फर्म पे अलग अलग इंपैक्ट आएगा, एक ऊपर एक नीचे. सो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर डेफिनेशन वाइज बोलूं, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न. रिटर्न कितना वेरी ऊपर या नीचे कर सकता है एक एवरेज रिटर्न से, उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न कहते हैं. हम इसे टेक्निकल, जो अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप टेक्निकल पढ़ते हो तो उसमें ये टेक्निकल एनालिसिस में भी ये डेविएशन के बेसिस पे बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं. अच्छा, एक अपसाइड डेविएशन होती है, एक डाउनसाइड डेविएशन होती है. नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे दोनों को कंसिडर करती है. कई म्यूचुअल फंड की रेशियोज है जो सिर्फ डाउनसाइड डेविएशन को कंसिडर करते हैं कि भाई नीचे जाएगा तो नुकसान है, ऊपर में तो मेरा फायदा है.
जितना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ही वेरिएबिलिटी। अगर मैं एक स्टॉक में कहूं कि 12% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से 12% ऊपर भी जा सकता है और 12% नीचे भी जा सकता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी हम फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, बीच में कोई डाउट हो आप चैट पे लिख दीजिए, I'll be able to I'll explain there and then. When it comes to बीटा, बीटा का मतलब होता है मार्केट रिस्क। अब मेरा इंडेक्स जो है वो 1% बढ़ा, निफ्टी आज 1% बढ़ा, मेरा स्टॉक 0.5% बढ़ा, यानी मेरे स्टॉक का बीटा 0.5 है। अभी देखो कोविड का टाइम इज द बिगेस्ट गुड एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग बीटा। रिलायंस ने लॉस नहीं किया था, टाटा ने लॉस नहीं किया था, मार्केट नीचे गिरे तो उसके साथ शेयर्स भी नीचे नीचे गिरे, दैट इज डिफाइंड एज बीटा। और बीटा हर स्टॉक के साथ होता है। अच्छा, आपको बीटा अगर स्टॉक का भी देखना है तो वो भी आप कहाँ देख सकते हो, दैट इज moneycontrol.com। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, मैं मनी कंट्रोल खोल रही हूँ। सो लेट्स से विल टॉक अबाउट टाटा मोटर्स। गाड़ी भी आ गई टाटा मोटर की, मैंने टाटा मोटर लिखा तो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें शेयर चाहिए। आजा भाई, सॉरी प्लीज। चलो कोई ना, जो खुल रहा है वही खोल लेते हैं। IRFC खोल लेते, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये देखिए यहाँ पे बीटा गिवन होता है, ये यहाँ पे बीटा गिवन होता है, बीटा इज 1.54। तो जनरली इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में अगर 1% का मूवमेंट रहेगा तो इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 1.5% का मूवमेंट हम देखेंगे। फाइन, एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्स रहता है। तो आप कोई भी शेयर खरीदो, ये बीटा हर शेयर में रहता है, और अगर बीटा हर शेयर में है तो पोर्टफोलियो में भी बीटा होगा ही होगा। पोर्टफोलियो बीटा, जो आप अगर म्यूचुअल फंड पढ़ते हो, म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट देखते हो, तो आपको वहां पे पोर्टफोलियो बीटा दिखता है। पोर्टफोलियो बीटा इज सिंपली वेट ऑफ ए, बीटा ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, बीटा ऑफ बी। मतलब मेरे पास मान लो 2 शेयर्स हैं, ए और बी, दोनों का 50-50% का वेटेज है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ ए प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ बी। तो इस तरह से पोर्टफोलियो का बीटा निकाला जाता है। तो जो आपको फैक्ट शीट में पोर्टफोलियो का बीटा दिखता है वो इस फॉर्मूला से निकलता है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा, उस पर नहीं जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएबिलिटी रिस्क, whereas when it comes to volatility, बीटा इज वोलेटिलिटी रिस्क, कि आपका स्टॉक कितना वॉलेटाइल है ऊपर या नीचे एज कंपेयर टू दी मार्केट। फिर आता है शार्पे रेशो। तो उस शार्पे रेशो करने से पहले ना मैं एक चीज करना चाहूंगी। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं डियर, तो एक होता है रिस्क फ्री रेट और एक होता है रिस्क प्रीमियम। भाई मैं कुछ नहीं करूं, FD में लगा दूं, सरकारी महकमे के प्रोडक्ट में लगा दूं, तो मेरे को 6% का ब्याज आएगा। मगर अगर राहुल रिस्क ले रहा है तो उसको 6% से ज्यादा का रिटर्न चाहिए। तो अब राहुल के फोलियो ने रिटर्न दिया 15%, तो यानी 9% उसका हो गया रिस्क प्रीमियम। तो हम रिटर्न को 2 हिस्सों में बाइफिकेट करते हैं कि भाई इतना रिटर्न तो मतलब 15% रिटर्न आया, तो 6% तो रिस्क फ्री के बराबर ही था। क्योंकि मैंने रिस्क लिया, रिस्क से इश्क किया, तो भाई उस रिस्क से इश्क करने से मुझे कितना रिस्क प्रीमियम आया, दैट इज 9% ओवर हियर। तो जब भी हम शार्पे, जेनसेन, ट्रेनर रेशो निकालते हैं तो जनरली हम उसमें रिस्क फ्री रेट को हटा के रिस्क प्रीमियम को कंसिडर्ड करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएबिलिटी रिस्क, कि रिटर्न कितना वेरी करेगा। बीटा इज वोलेटिलिटी रिस्क, कि मार्केट की वोलेटिलिटी उठापटक के हिसाब से मेरा रिटर्न कितना वेरी करेगा। शार्पे रेशो, मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, देखो आपको याद रखने की जरूरत वो आपकी स्वेच्छा है कि आप याद करना चाहें या नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, RP माइनस RF ब्रैकेट में लगा देती हूँ, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। RP माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। पोर्टफोलियो का रिटर्न है 16%, रिस्क फ्री रेट है 7% और स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा 3%।
तो यहाँ पे आया ये 9 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3%। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे फोलियो में 3% का रिस्क आपने लिया या मैंने लिया, उस हर 1% के स्टैंडर्ड डेविएशन पे मुझे 3% का रिटर्न एक्स्ट्रा आया। आई अगेन रिपीट, मेरे फोलियो ने 16% का रिटर्न दिया, 7% रिस्क फ्री रेट था, यानी कि 9% का मुझे रिस्क प्रीमियम आया। रिस्क फ्री रेट क्यों नहीं कंसिडर करते भाई, वो तो आराम से मिल ही रहा है ना। तो रिस्क लेने की वजह से कितना ज्यादा आया, 9। अब रिस्क क्या लिया था, 3% के स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क लिया था। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3%, यानी हर सिंगल परसेंट रिस्क पे मुझे 3% ब्याज ज्यादा आया इन सिंपल। तो जिसका शार्पे अच्छा है वो बेहतर है, जिसका शार्पे अच्छा है वो बेहतर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हायर इट इज बेटर फॉर यू। अच्छा, जेनसन से पहले ट्रेनर करते हैं, जेनसन दोबारा बाद में समझाती हूँ। ट्रेनर रेशो, अब जेनसन अंकल तो अपना एनालिसिस करके निकल गए, ट्रेनर अंकल आए। ट्रेनर अंकल कहते हैं कि भाई मेरा फोलियो अगर फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड फोलियो में स्टैंडर्ड डेविएशन ना के बराबर हो जाता है, तो मेरे फोलियो में तो एक ही रिस्क कंसिडर करूंगा, दैट इज बीटा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड पंकज जी, कोई स्टैंडर्डाइज वो नहीं है कि शार्पे रेशो कितना अच्छा होता है या रिस्क प्रीमियम कितना अच्छा होता है। भाई कुछ ज्यादा मिले तो अच्छा लगता है, तो जितना ज्यादा अच्छा मिल जाए उतना ही अच्छा। तो ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क नहीं है रिस्क प्रीमियम का। मगर एवरेजली हम ये कहते हैं कि अगर एक एसेट क्लास से हमें 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है, 12 से 15%, तो वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड रिटर्न। फाइन, ओके। तो शार्पे में स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर्ड हुआ। ट्रेनर अंकल आए और ट्रेनर अंकल ने कहा कि भाई मेरे फोलियो में तो फुल्ली डाइवर्सिफिकेशन है। अब फुल्ली डाइवर्सिफिकेशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कम। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक इकोनॉमिक वो टर्म है, स्टैटिस्टिकल टर्म है, उसके साथ हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी देखते हैं। तो अगर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाता है। तो वो कहते हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने डाइवर्सिफिकेशन से कम कर लिया तो मेरे फोलियो में एक ही रिस्क बचता है, दैट इज बीटा, कि भाई इस मार्केट की उठापटक में मेरे जो रिटर्न पे क्या इंपैक्ट आएगा, दैट इज बीटा। तो फिर अगेन वही वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। यहाँ पे 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, लेट्स से द बीटा इज 2। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5, यानी हर एक सिंगल बीटा का रिस्क ज्यादा लेने की वजह से मेरे फोलियो पे मुझे 4.5% का रिस्क रिटर्न ज्यादा आया। हायर द बीटा बेटर इट इज। सो जनरली हम एनालिसिस में ये कहते हैं कि एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है उनमें आप ट्रेनर रेशो को एम्फसाइज कर सकते हो। फाइन, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है शार्पे ट्रेनर में? ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफर करेगा। शार्पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएबिलिटी रिस्क को एम्फसाइज करता है और ट्रेनर वोलेटिलिटी रिस्क को एम्फसाइज करता है। चलिए अब आते हैं जेनसन अल्फा रेशो। अल्फा का मतलब होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और मेरे हाथ में क्या आया। फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। फॉर्मूला इसलिए बता रही हूं कि आपको कोई रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फॉर्मूला की आपको याद जरूरत नहीं पड़ती है। सो अल्फा हम कैसे, जेनसन हम कैसे निकालते हैं? आरजे जो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू आरपी माइनस आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो। आरजे मतलब रिटर्न एज पर जेनसन। शार्पे रेशो लिख लो या जेनसन लिख लो या अल्फा लिख लो, इसको मैं जे लिख देती हूँ, सिर्फ अल्फा लिख देते हैं। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू आरपी। आरपी का मतलब है मेरा रिलाइज रेट ऑफ रिटर्न। आरपी का मतलब है मेरा रिलाइज रेट ऑफ रिटर्न। आरएफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आरएम का मतलब है रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। एक बार लिख भी देती हूं मैं। आरपी इज रियलाइज्ड रिटर्न, RF is risk free return,
एंड RM इज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। नो इश्यूज। आप सर पंकज जी मेरी तरफ से जय माता दी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। सो रियलाइज रिटर्न हाथ में क्या आया, और वो जो ब्रैकेट में है ना, वो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। तो ये जो फॉर्मूला है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ नीचे भी लिख देती हूँ। तो इट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरे को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या आ जाना चाहिए। और अगर मैं इसको एकेडमिकली डिफाइन करूं तो ये CAPM, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल की थ्योरी है। चलिए इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको मैं समझाती हूँ। अब मेरे को मार्केट से रिटर्न आया, स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया 18%, रिस्क फ्री रेट था 6%, बीटा मेरे स्टॉक का है 0.5, ठीक है? मार्केट का रिस्क प्रीमियम क्या हो रहा? मार्केट का रिस्क प्रीमियम हुआ 18 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12%। देखिए मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया, मेरा रिस्क फ्री रेट जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है वो 6% है, तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम हुआ 12%। यानी रिस्क लेने की वजह से मार्केट ने 12% का रिस्क प्रीमियम दिया। फाइन। अब मेरे स्टॉक का रिस्क प्रीमियम क्या होना चाहिए, या मेरे फोलियो का रिस्क प्रीमियम क्या होना चाहिए? दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना, बीटा मतलब मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से रिटर्न। मेरे स्टॉक का बीटा 0.5 है, मार्केट के बीटा 1 होते हैं। मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन 5% है, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मेरे स्टॉक का रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए? 6%। ठीक है जी। अब उसमें मुझे रिस्क फ्री रेट, तो रिटर्न, टोटल रिटर्न कितना देना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना देना चाहिए मेरे फोलियो को? मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 6 प्लस रिस्क फ्री रेट का 6, यानी आपके इस फोलियो को 12% की एक्सपेक्टेशन आप इससे कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ आया सर? अनुज, समीर, उपेंद्र सर? एक बार दोबारा। हाँ जी सर, दोबारा करते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है, ये मैं यहाँ पे जो लिखा है, ये सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, सेंसेक्स, या जिस बेंचमार्क से हम कंपेयर कर रहे हैं। रिस्क फ्री रेट 6% था, तो 18 माइनस 6, मेरे मार्केट का रिस्क प्रीमियम 12% है। यहां तक क्लियर है सर? हाँ या ना? यहाँ हाँ तक जी, clear? हाँ जी। ठीक है समीर। अच्छा अब समीर, बीटा जो मार्केट का है दैट इज 0.5, ठीक है? बीटा क्या होता है बच्चे? बीटा का मतलब होता है मार्केट के हिसाब से हमारे स्टॉक की मूवमेंट या हमारे फोलियो की मूवमेंट क्या रहेगी। तो अगर मान लो मेरे स्टॉक का बीटा 0.5 है, मार्केट 10% ऊपर गया, तो मेरा स्टॉक 0.5 के हिसाब से 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5% ऊपर जाएगा। ठीक है जी। अब जो स्टॉक का रिस्क प्रीमियम, मार्केट का रिस्क प्रीमियम आया 12, स्टॉक का रिस्क प्रीमियम हमने उसको बीटा से स्टॉक के मल्टीप्लाइड किया, कि भाई अगर मार्केट ने 12% का रिस्क प्रीमियम दिया, तो मेरा स्टॉक मल्टीप्लाइड विद द बीटा 6% का रिस्क प्रीमियम रिटर्न देगा। यहाँ तक क्लियर है समीर और बाकी सबको? हाँ हाँ जी। हाँ जी। अब राकेश जी, अब उस रिस्क प्रीमियम के साथ रिस्क फ्री भी तो लेना है ना फोलियो से, तो 6 जमा 6, 12% की एक्सपेक्टेशन है मेरी इस स्टॉक से या इस म्यूचुअल फंड से। ये क्लियर है सर? क्लियर हूँ। इसके हेल्प से आप म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। हालांकि देखो वो काफी डायनामिक होता है, मगर मैनुअली 1-2 बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपकी एक्सपेक्टेशन राकेश जी 12 थी, सॉरी ये सर, आपकी एक्सपेक्टेशन 12 थी, मगर आपको मिला 15%। आपको मिला 15 वॉज योर रियलाइज्ड रिटर्न एंड 12 वॉज माई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपको मिला 15 माइनस 12, 3% का अल्फा। आपको मिला 15 माइनस 12, 3% का अल्फा। यानी जितना अल्फा बेहतर, उतना ही ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड।
यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, ये जनरली ये फॉर्मूलाज नहीं पता होते, मगर फॉर्मूला मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि वो कहाँ से ड्राइव आउट हो रहा है। अपने को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसका डेरिवेशन आराम से समझ सकते हो कि व्हाट इज अल्फा। बेसिकली रिलाइज और एक्सपेक्टेशन का अंतर, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला है? विद द रिलेशनशिप ऑफ बीटा। दोबारा समझाऊं ये सारा या हो गया? नहीं, हो गया। बस इसमें ये था कि जब हम इन्वेस्टर का फंड सिलेक्शन करते हैं हाँ जी, उसके हाँ जी। रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो वो हम्म। हम कैसे इस पूरे सिनारियो में हम एडजस्ट करके चल सकते हैं, वो थोड़ा सा अगर 2 मिनट आप दे दो टाइम। हाँ, तो समीर मेरी बात सुनो, अगर एक हाई रिस्क प्रोफाइल पर्सन भी है, खाली इन रेशो के बेसिस पे हम एनालिसिस नहीं करते, रेशो के साथ हम फंड की एज भी देखते हैं, फंड मैनेजर भी देखते हैं, ठीक है ना, फंड के एक्सपेंस भी देखते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। अब जगह अगर मैं बात करूं लेट्स से इनकी, आपको सिनेरियो भी देखना पड़ेगा। अभी मैं स्मॉल कैप की बात करूं, स्मॉल कैप की हीट अभी खत्म हुई है, अभी वो करेक्शन पे चल रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है अभी? अनुज या बाकी कोई भी आंसर करना है? करेक्शन हो रहा है। करेक्शन हो रहा है। हाँ, अब करेक्शन हो रहा है, तो इस केस में अब मैं पास्ट के बेसिस में अल्फा देखूंगी तो मुझे अल्फा अच्छा दिखेगा, मगर फिर मुझे ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन में मुझे मेरे क्लाइंट को स्मॉल कैप फंड अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, सेक्टोरियल फंड आईटी अब अभी यूएस माइनस में ही है। हाँ, तो यूएस के स्लो डाउन की वजह से हमारे आईटी में काफी करेक्शन आई। तो इन रेशोज के साथ आपको ग्लोबल सिनेरियोज को भी समझना पड़ेगा और आपको इंडियन सिनेरियोज को भी समझना पड़ेगा। सो यू नीड टू कोरिलेट ऑल दीज थिंग्स इन टुगेदर। बाकी आप अच्छा अल्फा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपेंस रेशो कम है, तो आप उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है सर? ये क्लियर कर दिया है मैंने। आपको न्यूज पढ़नी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। एक आप लोग ईटी वेल्थ पढ़ते हैं? कृष्णा सर, ईटी वेल्थ पढ़ते हो? ईटी वेल्थ ग्रुप में डालते भी हैं कई लोग, नहीं आप? टाइम नहीं होता, हाँ, पढ़ने का टाइम नहीं होता। ये कौन बोल रहा है पढ़ने का टाइम नहीं होता? नाम बताओ। राकेश सर, टाइम ऐसा है आपको अपनी, हाँ राहुल बोल तू बोल, पहले तू बोल। अभी राकेश सर, आपको क्रिकेट का शौक है, मैं बोलूं चलो भारत पाकिस्तान का मैच देखने चलते, पंख लगा के चलोगे? नहीं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है? जिसको क्रिकेट का पागलपन है ना, वो बंदा ऐसे पंख लगा के कितना थका मरा होएगा, बीवी कह दे कि हाँ शॉपिंग कराने ले जाओ तो उसको 4 सुनाएगा। अगर वही दोस्त आके कहे ना क्रिकेट का मैच है, आई नो ना, आई हैव वन क्रिकेट मैनियक एट माई हाउस एंड देयर इज लॉट मेनी पीपल आई नो हु आर पागलपन फॉर द क्रिकेट। तो टाइम नहीं है ये तो ऐसे मत सोचो, समझ आ गया? मोबाइल में थोड़ी देर इंस्टा, थोड़ा सा फेसबुक, थोड़ा सा कम करो। देखो एक एग्जांपल है आपको, रुको मैं कैलकुलेशन से समझाती हूँ। आप ही डिवाइड करके बताना मुझे जरा, 100 डिवाइडेड बाय 365 बताओ कितना होता है? कितना होता है बताओ? 100 डिवाइडेड बाय 365, 100 आवर्स। नहीं रुको, 100 आवर्स को मिनट, 0.2739, रुको 0.2739, चुप, 6000 डिवाइडेड बाय 365 करो। 16.438, 16.438, ठीक है ना? आज तो आज से आप पता है क्या करोगे, ये 15 मिनट आप न्यूज़पेपर को लगाओगे और ये 6000 मिनट हुए पूरे साल के 100 घंटे। 100 आवर्स इज इक्वल टू 6000 मिनट्स, ठीक है? 6000 मिनट डिवाइडेड बाय 365, दिन के 16 मिनट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब मुझे बताओ टाइम है या नहीं राकेश जी? है 15 मिनट तो है। अभी देखो निकल गया ना टाइम ओपेंद्र सर, नियत होनी चाहिए ना बंदे की। ये 15 मिनट में सिर्फ हेडिंग देख पाते, पढ़ नहीं पाते। नहीं, अब देखो मैं आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ वो हफ्ते, 1 मिनट रुको, मेरे पास यहाँ बेड मेरे रूम में ही पड़ा होगा तो मैं देखती हूँ। हाँ ये रहा, हाँ ये रहा, देखो ये ना बेचारा न्यूज़पेपर ना वीकली न्यूज़पेपर है, इतना कलरफुल न्यूज़पेपर है। रुको मुझे ब्लर, मंडे को आता है। हाँ रुको,
ये देखो, ये कितना कलरफुल न्यूज़पेपर है। इस बार वाला है हाउ टू डाइवर्सिफाई योर डेट फोलियो। कितना अच्छा आर्टिकल, आई थिंक आप सब लोगों के लिए है। तो राकेश सर 15 मिनट में एक आर्टिकल, और पन्ने कितने हैं इसके? 24 पन्ने हैं? 24 ही है। हाँ, तो अब आपका होमवर्क क्या है? मंडे को मैं आपको भेजती हूँ ये न्यूज़पेपर। मंडे को फिर आप सैटरडे को एक पीपीटी बना के हम सबको प्रेजेंट करोगे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा। ठीक है, मैं बहुत बुरी वाली टीचर हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है ना? तो अब आपका होमवर्क है, मंडे को आपके पास न्यूज़पेपर आएगा। उपेंद्र सर सब गवाह हो, ये सैटरडे को ये जो भाई साहब हैं ये पीपीटी बना के हम सबको न्यूज़पेपर की समरी देंगे। मैं कनक ठीक सर है, को बोलने वाली हूँ, ये आपका होमवर्क है, हॉलीडे ठीक है। होमवर्क फॉर 7 days। मिल जाएगा। उपेंद्र सर हंस रहे हैं? फैंटास्टिक। हाँ, तो होमवर्क करो, अपने आप हो जाएगा। तो बहाना तो मेरे सामने मारूंगा, टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो मैं निकाल के बताती हूँ। अभी तो मैंने पूरी टाइम की कैलकुलेशन नहीं करी आपको, 365 दिन की। आपके पास इतना सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना? तो 15 ठीक है। मिनट, 15-20 मिनट कर लीजिए इसको। हम राउंड ऑफ फिगर बोलते हैं ना, तो 15 से ऊपर तो 20 हो गया ना उपेंद्र सर? एब्सोल्युटली। हाँ, 15 से नीचे होता तो मैं कहती 10 मिनट। तो अब राकेश सर 20 मिनट हर दिन के, मैं और मेरा न्यूज़पेपर की बात करेंगे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और ये सबके लिए है, इनके लिए नहीं है। यू शुड कैरी कॉपी पेस्ट डिटो टू एवरीवन। हाँ, कॉपी पेस्ट डिटो टू एवरीवन। पढ़ो 20 मिनट, ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो। हम एक चीज कर सकते हैं, हम ना हफ्ते में एक दिन संडे को इस न्यूज़पेपर को भी डिस्कस कर सकते हैं, लोगों को सुधारने के लिए। सराउंडिंग्स नहीं राकेश सर, तो आपका सैटरडे का तो पहला नंबर तो आपका आ गया, देखो। अब बाकी फिर हम किसका नंबर लगाएंगे वो हमें नहीं पता है, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो अबरार सर कह रहे हैं एवरी संडे। हाँ, संडे के संडे, रोज संडे के संडे करेंगे न्यूज़पेपर पे डिस्कशन। सॉर्टाइन रेशो, सॉर्टाइन रेशो कहती है कि मैं अपसाइड डेविएशन क्यों करूं। हाँ जी, तो आपके पास न्यूज़पेपर मंडे को, मेरी जिम्मेदारी है, वोलेटिलिटी कोच के ग्रुप में मैं पोस्ट करूंगी। और वी कैन डू दिस वे ऑल्सो कि उस न्यूज़पेपर का एक एक आर्टिकल पकड़ लो, मैं दे दूंगी किस किस को कौन सा पढ़ना है, अपने हिसाब से उसको डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। राकेश सर अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट भी बता दो, चलो अपनी। मौका ही नहीं मिलेगा उसका। नहीं, उपेंद्र सर या राहुल या कुंदन सर, इनकी पनिशमेंट बताओ। पनिशमेंट भी होनी चाहिए ना राहुल? पार्टी देंगे सबको ये, क्या पार्टी। तू क्या खा रहा है पहले तो ये बता। नवरात्र तो कुछ मिलेगा नहीं, गोवा ही मिलता है। हाँ, तो ये पार्टी देंगे, इनके घर हम चल लेंगे, फरीदाबाद ही तो रहते हैं, ठीक है ना सर? जो पार्टी तो वैसे ही दे देंगे। नहीं नहीं, वो फिर देखो, ये जो बाकी सब जो दूर दूर बैठे, इनकी फ्लाइट की टिकट आप ही बनाओगे और इनको पार्टी देके वापस भी आप ही भेजोगे। तो नहीं, ये हम बिल actually भेज देंगे, हम punishment बिल भेज देंगे, जीपे या पेटीएम कर देना। नहीं नहीं उपेंद्र सर, हम आपको दिल्ली बुलाएंगे, आपकी फ्लाइट की या टिकट राकेश सर बनाएंगे। यहाँ आएंगे, पूरा खर्चा बियर करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, सॉर्टाइन रेशो ये कहता है कि सिर्फ डाउनसाइड डेविएशन कंसिडर्ड करूंगा, मैं अपसाइड नहीं कंसिडर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड तो मेरा मुनाफा है, ठीक है? देखो, एट द एंड व्हाट आई विल से इज कि रेशोज बहुत सारी चीजें, प्लॉटिंग टू मच एंड एनालाइजिंग इज डिफिकल्ट। आप उस प्लॉटिंग के साथ करंट इकोनॉमिकल और करंट सिनेरियोज आपको समझने पड़ेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अभी का स्मॉल कैप, अभी का हालांकि देखो, अभी हम मैं बात करूं आईटी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और अब हम रिवर्सल देखेंगे तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय ऑल्सो। फाइन, तो ये स्टडी आपको करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। यू नीड टू फॉल इन लव विद द फाइनेंशियल मार्केट्स। इट शुड बी योर फुल टाइम गर्लफ्रेंड, है ना? देख, गर्लफ्रेंड पे अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना। देख, सबसे पहले ये मुस्कुराया है ये राहुल, घर आके बताते तो कैमरा बंद कर लेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, ये वाला सेशन तो सर अपलोड भी नहीं करेंगे कि ये लड़की क्या क्या बोल जाती है। वो राहुल देख हंस रहा है, मैं घर आके बात करूंगी तेरे से तो।
और आपको पता है इसने मुझे कभी घर पे नहीं बुलाया आपने, ये शिकायत। राहुल स्पीकर पे तो नहीं है ना? और इसने मुझे एड्रेस भी नहीं दिया अपने घर का, कि मैं तो जनरली सेल्फ इनवाइटेड होती हूँ, देखो मैं खुद ही आ जाती हूँ। अभी मैं कोटा गई थी, तो कोटा में राजेश बंसल सर है, मैं उनके वहां पे थी, मैं उनके साथ। इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम। ओके, इंफॉर्मेशन रेशो, दिस इज द रेशो ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, कि भाई बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट जो है मैनेजर की कैपेबिलिटी से मुझे कितना रिटर्न आया। ये रेशो का फॉर्मूला मैं नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। सिंपली यहाँ पर हम मैनेजर की कैपेबिलिटी पे बेट कर रहे हैं कि जो फंड मैनेजर है उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो जैसे मान लो आप एनालाइज कर रहे हो मिड कैप फंड, तो मिड कैप फंड में इंफॉर्मेशन रेशियो के बेसिस पे कौन से फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, हाउ दे आर इंटरप्रिटेटिंग द न्यूज। सो एक एग्जाम्पल होता है कि मार्केट जब पीक पे होता है तो फंड मैनेजर बुक कर लेता है प्रॉफिट, और वहां पे फोमो आया हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग कह रहे हैं तू पागल है कि तू बेच गया है सब कुछ। वो कहता है नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ से करेक्शन आएगी। जब करेक्शन आई तो वो कैश में बैठा था, उसने चीजें डिस्काउंट में खरीद ली। That is the usage of information ratio, that how effectively the fund managers like समीर जी, राकेश जी या उपेंद्र जी, आपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने क्लाइंट को उस एनालिसिस को करके आपने कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। आर स्क्वायर्ड, टेक्निकल टर्म्स तो बहुत सारी हैं। आर स्क्वायर्ड डिनोट द परसेंटेज बाय विच द मूवमेंट ऑफ प्राइस, हाँ, सो यू नीड टू चेक इट आउट कि क्यों वो कैश पे है। अबरार सर कि वाई इज सेइंग कि दिस पराग पारेख एंड और कौन सा बोला था, क्वांट आर सिटिंग ऑन द कैश। सो वो क्यों कैश पे है वो आप एनालाइज करिए, देखिए कि भाई वाई दे आर सिटिंग ऑन टू द कैश, और क्या करेक्शन है या क्या नहीं है। तो देखो मार्केट्स को तो आपको देखना पड़ेगा। मैं ये कहूं कि मार्केट से पिंड छूट जाएगा, नहीं जी, आप म्यूचुअल फंड में डील कर रहे हो तो आपको स्टॉक मार्केट की मोमेंटम्स देखनी पड़ेगी। अभी देखो जैसे हालांकि इस चीज को आप म्यूचुअल फंड में इन कैश नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल से ईरान इराक और उसमें हमस में जो अभी हो रहा है उसकी वजह से हमारे केमिकल स्टॉक्स अप है। आप में से किसी ने नोटिस किया इस चीज को? उपेंद्र सर क्यों आप हैं, आप ही का सर ऐसे ऐसे हिल रहा है? हाँ मैं Because हमारा डायरेक्ट इक्विटी का भी पोर्टल है, so we have seen GNFC and all. हाँ Suddenly there is a rise in that, and defense stocks are suddenly in rise because of this is basically a momentum and a news based या situational एंड based. इजराइल से केमिकल्स आते हैं, वो केमिकल्स वहां की वॉर की वजह से नहीं आएंगे, एंड दैट हैज द इम्पैक्ट ऑन आर केमिकल स्टॉक। देखो ये सब चीजें आप म्यूचुअल फंड में इन कैश नहीं कर सकते हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट्स ऑल्सो, वो आपको समझना पड़ेगा। आप उपेंद्र सर आप एग्री करेंगे कि यस वी नीड टू वॉच द मार्केट नॉट एज अ ट्रेडर but as from the perspective that how it affect us and how it can affect our clients. Absolutely, because it affects our life, because if the portfolio even for mutual fund deep about stocks, आपको जो मालूम है फैक्ट शीट में कि किसका स्टॉक किस में, मतलब सॉरी किस फंड में किस किधर किधर का स्टॉक लगा हुआ है, that will give you a way forward कि which mutual fund or which scheme can go up, and you can tell your client to increase the weightage. जैसे आज when the COVID hit, that time if you see the mineral stocks were at the peak. So mutual funds like DSP Natural Resources Fund gave phenomenal returns. People who invested in that time frame, they made some real good returns. So you have to understand where the market, the macroeconomics is going. Yes. Because it will also help you choose a portfolio, choose a fund, or choose a fund manager which is playing in that particular area is what this is what we follow at our office. So this is what it is. हाँ, मार्केट देखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्सपर्ट की तरह देखो, अच्छा रोज देखोगे ना तो समझ भी आने लगेगा। इफ यू वॉच इट डेली यू डोंट हैव टू, जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप गाड़ी चलाते हो तो आपको गियर देख के नहीं लगाने पड़ते, ठीक है? अभी उपेंद्र सर चाय बनानी आती है? आजकल खुद ही बना रहा हूँ।
अच्छा, आजकल खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब पहली बार सीखी थी तो चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, ढूंढनी पड़ती थी। मगर जब आप प्रो हो गए हो तो आपको पता है घर किचन में कौन से कोने में चीनी पड़ी है, चाय पत्ती पड़ी है, अदरक पड़ी है, इलायची। दैट कम्स विद प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। द सेम लॉजिक अप्लाइज विद द प्रैक्टिस विद द मार्केट्स। आप रोज देखोगे तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा कि इस न्यूज का ये इम्पैक्ट हो सकता है। और वहां पे अगर आपका क्लाइंट पैनिक भी है ना कि यार ईरान और हमस, इराक और इसराइल में और हमस में वॉर हो रही है, मेरे फोलियो का क्या होगा, तो यू कैन एक्चुअली आंसर देम भाई इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यू डोंट हैव टू पैनिक। ठीक है, वहां छींक आई है, उसका इफेक्ट हमारे पर आएगा, मगर ऐसे भी नहीं आएगा कि सब कुछ धड़ाम से नीचे गिर जाए। आपके पास जवाब होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग डेरिवेटिव समझते हैं, मगर डेरिवेटिव समझिए, क्योंकि तब आप क्लाइंट को ये आंसर करके आ पाओगे कि भाई तूने तीली लगा के आग कैसे लगाई अपने पैसे को। उपेंद्र सर, आप क्योंकि आप मार्केट में है तो आप इसको समझ पाएंगे कि भाई डेरिवेटिव। अब राकेश सर को मैं आके कहती हूँ, अरे तुम्हारा बाजार बुरा, सत्यानाश, मेरी जेब से तो सारे पैसे चले गए, मैंने फ्यूचर खरीदा, ऑप्शन खरीदा। अब मेरे को फ्यूचर ऑप्शन खुद ही नहीं पता राकेश सर को, तो मुझे कहाँ से स्पेसिफाई करेंगे कि भाई मैंने किया क्या। मैं ये नहीं कह रही ट्रेड करिए, मगर आपको वो टूल पता होना चाहिए कि लोग वहां कैसे पैसे खराब करते। सर सही कह, कौन कौन जानता है डेरिवेटिव्स? यू कैन रेज योर हैंड्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता जब होना से चाहिए ना राकेश सर। जब से F&O बनाया तब से पब्लिक लॉस ही कर रही है। नहीं नहीं, एक्चुअली पर मैं आपको एक बात बताऊं है क्या, आज स्टॉक मार्केट एक वीडियो गेम हो गया। अब ये लिया, पेपर लिए, स्कैन किया, खाता खोल लिया, ठीक है, यूट्यूब पे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। फिर खाता खोला तो पुणे से, इंदौर से फोन आते हैं, आपको रिटर्न अच्छे आएंगे। अच्छा, शेयर मार्केट ऐसा है, कहता है आ गले लग जा। तो इनिशियली आप में से कोई भी ट्रेड करेगा, नौसिखिया भी ट्रेड करेगा, पहले 2-3 ट्रेड बड़ा अच्छा मुनाफा देंगे, फिर जब वो गले लगा लेगा बाजार, फिर तुम्हारा गला दबा देगा कि अब तू ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, अब मैं तेरा गला दबा दूंगा, यानी तेरे सारे पैसे गए। उसमें एक थॉट प्रोसेस ये भी है ना लोगों का कि 5 से 10,000 का ही तो रिस्क है, हाँ तो उसी में वो पैसा खत्म हो लेता है। हाँ, तो उनको ये बोलो ना, लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का ही अंतर होता है। वो देखो, पैसा लाभ, डुबाते ही नहीं। गेन, लोभ, लोभ में ओ आ जाता है, दर्द वाला ओ। ये आपका क्लासिक स्टेटमेंट है आज का। हाँ, आप और लोग अरे अंग्रेजी में भी ग्रीड और गेन ही होता है उपेंद्र सर। नहीं, बट ये greed and gain is हाँ is at least the spellings are different and there are हाँ the लोभ and लाभ, हाँ, सिर्फ ओ का only अंतर है। और ओ जैसे की ही लॉस मात्रा। आता है ना, जैसे ही लॉस आता है ओ, वो ओ निकलता है। That's a fantastic one, fantastic metaphor. हाँ, तो मैं सबको एक्चुअली मैं ट्रेडर्स को बोलती हूँ, मैं कहा अपने डेस्कटॉप पे लगा लो, लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का। एक ट्रेडर के साथ, मेरा एक ट्रेडर्स के साथ सेशन था, तो एक ट्रेडर मुझे कहता है, श्वेता मैम, सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में, मतलब मार्केट खुलते ही आई गॉट 80,000 रुपीज प्रॉफिट इन द ट्रेड। अब 80,000 रुपीज अ वेरी गुड अमाउंट। फिर कहता है, फिर मेरे पास आ गया लालच, क्या इसको एक करके उठूंगा, क्या मैं 60,000 पल्ले से देके उठा, यानी वो 80 भी गया और 60 भी गया। तो कहते हैं, जब आपने मुझे ये बोला ना लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का अंतर होता है, वो ओ मैं कल ही फील करके आ रहा हूं। सो दैट वेज अगेन इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट आप कहाँ खुश हैं। मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज मोर ऑन द साइकोलॉजी। उपेंद्र सर, अगर आप ट्रेडिंग कराते हैं और आपके टर्मिनल में लड़के बैठे हैं, जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। We are absolutely zero on trading, तो you're only not, delivery based, हाँ only but delivery based. But okay, आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था कि you should know what is derivatives, what is futures, what are options, because जब आपको खुद को नॉलेज रहेगी ना तो आप क्लाइंट को समझा पाओगे। अगर आपको खुद को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप करते हो नहीं करते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दैट्स अ डिफरेंट आपको थिंग। नॉलेज होनी जरूरी है कि जिस फील्ड में आप हो, आपको मालूम होना चाहिए क्या स्ट्रीम्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, और उसकी क्या प्लस है और माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि आप क्लाइंट को बता सकते हो। उसके बाद भी अगर उसने करना है, वो उसकी इच्छा है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट अगेन गोज टू योर 5S theory which is there, right? So that is something which they want to do, वो उन्होंने करना है तो उन्होंने करना ही, आपसे नहीं करेगा, दूसरे से करेगा। किसी से करेगा। लेकिन आपको
भाई आगे दुर्घटना हो सकती है और ये स्पीड ब्रेकर है, बताना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आज की डेट में एक और चीज ऐड हो गई क्लाइंट के फोलियो में, करेंसी डेरिवेटिव्स। वो क्यों ऐड हो गई है? मार्जिन कम लगता है उपिंदर सर। करेंसी डेरिवेटिव्स है, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स है, काफी चीजें शुरू हो गई हैं। हाँ करेंसी हाँ। डेरिवेटिव्स में तो मतलब फ्रैक्शन है। तो आपको करेंसी डेरिवेटिव में, मैं ये नहीं कहूंगी कि सीखिए कि भाई कैसे व्यापार होता है, आपको पता होना चाहिए कि लोग पैसे मतलब ऐसे ढेरी लगाते हैं पैसों की और खुद माचिस देके आग लगा के उसकी आग सेक रहे होते हैं। ये वाला सा हाल है डेरिवेटिव का। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है ना। अपने डेस्क पे भी लगा लीजिए, लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का अंतर होता है। यू विल ऑलवेज रिमेम्बर द लाइफ ऑल्सो। हाँ, कॉमोडिटी ऑप्शंस भी हैं अब्रार सर। कॉमोडिटी ऑप्शंस में भी बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवाते हैं, क्रूड में गंवाते हैं, क्रूड ऑयल में। तो बेसिकली आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। आपको नहीं पता, यू कैन रिक्वेस्ट कनेक्शन में डेरिवेटिव समझा दूंगी, दैट आई कैन डू ऑनलाइन फॉर ऑल ऑफ यू कि डेरिवेटिव होता कैसे है। तो आपको अगर डेरिवेटिव पता है तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव भी समझ आ जाएगा, करेंसी भी आ जाएगा, कॉमोडिटी भी आ जाएगा। क्रिप्टो नो। एक और चीज है उपिंदर सर, एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। Non-fungible tokens, that is the latest thing, probably last 2.5 years it has got prominence, lesser हाँ, in India but abroad it has got a lot of prominence. NFT। And very अभी तो वो बिल्कुल नाइफ स्टेज पे है, if you ask me. नहीं नहीं, अभी एक एनएफटी बिकी थी, उसकी पीछे पीछे बहुत अच्छी कीमत थी, अब उसको कोई $2 में भी नहीं खरीद रहा है। नहीं वो एनएफटी इज लाइक अ पेंटिंग। अब ये देखो, ये वाला एनएफटी है, ये जो स्क्रीन पे है, मेरा ब्रदर एनिमेटर है, ये वाला these are all एनएफटी है। these are all tokens. हाँ, सो दिस इज एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। ये बिका $69 मिलियन में। अब ये पेंटिंग बेसिक, ये जो एनएफटी है इसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो करीबन एक लंबे समय की पेंटिंग्स है जिसका उसने एक बनाया और उसको बेचा गया। अब सर देखो, मैंने ना मेरे ब्रदर को कहा तू क्यों नहीं बनाता, क्या ये बिक रहे हैं। दिस एनएफटी इज वर्थ $1 मिलियन फॉर आ जाएगा। 1000 ड्यू टू। अब मुझे बताओ, ये जिसने खरीदी उसके लिए 1 मिलियन की, मेरे लिए तो ये मतलब मेरा बेटी इसकी कॉपी पेस्ट करके बना देगी, मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। ये ब्यूटी आईज इन द लाई ऑफ बी होल्डर वाला हिसाब है। ये आपके लिए खूबसूरत पेंटिंग है, मेरे लिए एक बच्चे का बनाया हुआ बंदर का चेहरा है। तो एनएफटी भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई एनएफटी क्या है, और इस पे भी हाथ जलते हैं लोगों के। एनएफटी के प्राइसेस गिर गए हैं, लिक्विडिटी नहीं है, सिंपल। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एनएफटी के बारे में सुन रखा है या नहीं सुन रखा है। बॉटम लाइन इज आपको मालूम होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, Yes. and that is where as an advisor it is our duty to learn all these things and tell our client that this Yes. is what it is. And also on the flip side, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो भी क्लियर बता दीजिए कि सर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कुछ। नहीं मालूम है, ये बहुत जरूरी। क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ और मैं कांस्टेंट लर्निंग में हूँ। ये नहीं है कि आज मेरी नॉलेज से बस इतना ही है। अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ उपिंदर सर, आई एम रीडिंग साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड मोर आई रीड द मोर आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस और दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, नॉट ऑन फाइनेंशियल फ्रंट, ऑल्सो पर्सनल फ्रंट ऑल्सो, दैट वेज। सो अब योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स योर माइंडसेट। इफ यू आर प्रोलॉन्ग इन पेन, यू आर प्रोलॉन्ग इन द रिलेशनशिप, जब आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो, आप किसी भी इंसान पे विश्वास नहीं करोगे, फाइनेंसेस पे भी नहीं करोगे, किसी चीज पे भी नहीं करोगे। एक वनरेबल इंसान है, उसको पुचकारोगे, वो आपसे हाथों हाथ विश्वास कर लेगा। सो बीइंग अ ट्रेनर, आई एम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग, फाइन। Even I learn the medical aspect also, that how the medical stuff affects our financial decisions. So एक टॉपिक यहाँ बताऊंगी, अब उसके बाद ये करते। टाइम है ना सबके पास अभी? हाँ, मैंने कहा ना मुझे कोई घर पे सुनता नहीं, आप लोग सुन रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, फाइन। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, तो खुल के हंस ले राहुल, सिकेडियन क्लॉक। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट सिकेडियन क्लॉक। हम जब अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी फॉर्मेशन, धरती क्योंकि 24 घंटे अपनी धुरी पे घूमती है, तो हमारी फॉर्मेशन भी उसी धुरी के हिसाब से है। तभी जो यूएस से यहाँ आता है उसको जेटलैग होता है, और जब हम यहाँ से यूएस जाते हैं हमें जेटलैग होता है। हमारी सिकेडियन क्लॉक का बेस्ट एग्जाम्पल है मुर्गे की सिकेडियन क्लॉक में वो बिना घड़ी के बांग देता है। सिकेडियन क्लॉक के हिसाब से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सिकेडियन क्लॉक के हिसाब से हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना चाहिए। सिकेडियन क्लॉक ये कहती है कि हमारी आंखों में आई सेंसर होते हैं, लाइट सेंसर्स होते हैं। लाइट सेंस
दैट वेदर इट इज डे और वेदर इट इज नाइट। तो जैसे जैसे शाम होने लगती है, आई सेंस करती है कि अब रात होगी, तो बॉडी वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है, ब्रेन हमारा मेलेटाइन हार्मोन बनाने लगता है, और इसी कारण हमें रात को नींद आती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग नेचुरल लाइटिंग में रहते थे, तो उन्हें इंसोम्निया नहीं होता था, वो सोते थे, आराम से सोते थे। हमारे पास नेचुरल लाइटिंग कम है। आप सबों के घरों में एलईडी लाइटिंग्स है। इनफैक्ट टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी, आप अपने घर के लाइटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हो। वो लाइटिंग सिस्टम है सिकेडियन लाइटिंग्स। हमारे जितने भी स्पेस स्टेशन है जो बाहर हैं, जहाँ पे हमारे जो एस्ट्रोनॉट से काम करते हैं, वहां पे सिकेडियन लाइट मैकेनिज्म है, क्योंकि वहां तो 24 घंटे उजाला है। फाइन। सो इन दैट वेरी केस ये लाइटिंग भी हम पे इफेक्ट करती है, ये साइकिल भी हम पे इफेक्ट करती है, और वक्त के किस समय पे हमारा ये ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है वो भी हमारी सिकेडियन क्लॉक पे निर्धारित होता है। और क्योंकि आज हम नेचुरल लाइटिंग में नहीं रहते, आधे से ज्यादा लोगों को कम नींद आने की प्रॉब्लम होती है, और इन सब से हमारी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, हमारे हर डिसीजन इम्पैक्ट होते हैं, ना फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, पर्सनल, एवरीथिंग। एग्री सर? तो सिकेडियन लाइटिंग लगा ले राहुल। इवन दीज लाइटिंग इफेक्ट्स दी, ये जिनको माइग्रेन की समस्या वो और एग्रीवेट हो जाती है इन लेड लाइट से। सो देयर आर लाइट थेरेपिस्ट ऑल्सो जो आपको ठीक करते हैं लाइट की हेल्प से। फाइन। व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस का गेम है, एक्सपेंस रेशो जो वैसे ही कटती जा रही है, अब उसको कंपैरिजन में देखना चाहिए। फाइन। कंपैरिजन के साथ रिटर्न के बेसिस पे भी देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशो किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। अगर ज्यादा भी है तो क्या उस ज्यादा के बेसिस पे उतना रिटर्न है या नहीं है। I'll not say having higher expense is bad or having lower expense is good. You need to analyze the return aspects also. Fine. With this, I end my session. And एक मिनट, राहुल डैशबोर्ड दिखाना है इनको, प्लीज अपना डैशबोर्ड। मैं तेरे को होस्ट बना दूं? हाँ हाँ एक मिनट ले, अभी तू होस्ट है, अभी show them the dashboard. ओके And I hope you find the session useful. Thank you मुझे पेशेंस से सुनने के लिए। और राकेश जी होमवर्क। again it was really an interesting session. रेशियोज के पीछे का वर्किंग जानने का बहुत एक इंटरेस्टिंग वे और एक इंटरेस्टिंग तरीका मिलना, दैट्स वेरी फैंटास्टिक। एंड अपने वेबसाइट पे भी वोलेटिलिटी कोचेस में ये सारे रेशियोज एंड उनका रेडी डेटा इज अवेलेबल हो गई। तो अगर हमें फिल्टर करना है, वी कैन फिल्टर फंड्स बेसिस दीज रेशियोज व्हिच आर ऑलरेडी देयर ऑन द सिस्टम प्रोबेबली। अब यहाँ पे रिटर्न्स हैं, रेटिंग है, एंड देन देयर इज शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, जेंसन अल्फा। सो अगर हमें अल्फा से अगर सॉर्टिंग करनी है तो वी कैन सेलेक्ट फर्स्ट द कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी लेनी है। सपोज लेट्स से वी टेक इक्विटी लार्ज कैप। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद इक्विटी लार्ज कैप। These are all the equity large cap funds और जेंसन अल्फा का इक्विटी लार्ज कैप में पीजीएम इंडिया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। नाउ एवरीबॉडी विल एग्री आल्सो कि निपॉन के लार्ज कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है ऑफ लेट, एंड निपॉन का अल्फा इज 4.93 इन द लार्ज कैप कैटेगरी। रेडीली अवेलेबल है इमीडिएटली। लास्ट 1 ईयर के एनएबी पे ये अल्फा कैलकुलेट किया गया। सेम रेशियो 1 ईयर मींस लास्ट 1 ईयर का, बिकॉज एवरी रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन अ नंबर। सो लास्ट 1 ईयर का एनएबी डेटा मतलब अराउंड 300 डेटा पॉइंट्स के ऊपर में ये 1 ईयर का अल्फा कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर किसी और कैटेगरी का हमें सेलेक्ट करना है, हमें रेशियो चेक करना है, तो वी कैन डू दैट आल्सो। लार्ज कैप की जगह पे एनीबडी वांट्स टू चेक एनीथिंग एल्स, देन वी कैन चेक दैट आल्सो। अगर थीमेटिक कैटेगरी में देखना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से स्मॉल कैप ले ले राहुल। लेट्स टेक स्मॉल कैप। ओके, स्मॉल कैप। ओके, स्मॉल कैप। अब सारे स्मॉल कैप का डेटा आ गया। अल्फा के हिसाब से अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो दिस इज द बेस्ट। अल्फा के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है तो दीज प्रोबेबली आर द वर्स्ट फंड्स। ITI, आदित्य बिरला, सुंदरम। हाँ, एक और चीज जो हम लोग ग्रेजुअली नोटिस करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स उनके पोर्टफोलियो में हो।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में there are so many funds which have performed very good, but कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं. So if we try and always try to capture the best managing fund, that's not going to work at any point of time. वो काम नहीं करेगा. But अगर एक आप ऐसी इंडस्ट्री में जुड़े हो जहाँ पे on an average 80-90% of the funds are outperforming the benchmark, तो अगर आप किसी भी अच्छे फंड्स में हो जो above average है, तो इट विल गिव यू गुड रिटर्न. तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि सर आप ये मत खोजिए कि आपको बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मिले, आप खाली ये खोजिए कि आपके पास जो सड़े हुए फंड्स है वो नहीं होंगे तो आप पैसा बनाओगे. सो दैट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू, क्योंकि फिर क्लाइंट एक बार अगर ये अल्फा सॉर्टिंग और डेटा में जब घुस जाता है क्लाइंट, तो फिर जितना ज्यादा डेटा दिखाते जाएंगे उतना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती जाती है कि व्हाई दिस फंड, व्हाई नॉट दैट फंड, व्हाई, एंड देन इट लीड्स टू नथिंग. So at times data can be misguiding also, but then we need to understand how to use the data for our benefit in this. मैं कुछ बोलूं? Yes, please. हम मारवाड़ी हम कहते हैं माथा देख के तिलक लगाना चाहिए. हाँ, भाई बराबर. सामने वाले को जितना हजम हो उतना देना चाहिए. And my daughter wants to meet all of you. Hello, Hi, how are you? Hello. fine. What's your name? नाम Shania, Shania. Shania. Diwali. happy Hey Diwali. Shania, how are you? अभी तो हैप्पी दशहरा है बेटा. Happy Did Dussehra. Did your mother get you the gift from Mumbai? Metropolitan. एक मिनट सर, ये बता रही है कौन सा स्टॉक एक्सचेंज इसी के साथ पैदा हुआ है? Metropolitan. मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज. And what all shares you hold? IOCL and IRCTC. How old are you, Shania? How old are you? 10. Turning to be 10 on 6th of December. 10. अरे ये वाह. ना राहुल ये अहमदाबाद गई अपने फादर के साथ, मुझे आके कहती है आई वॉज वेरी हैप्पी एट अहमदाबाद. 5 मिनट में IOCL का सेशन था हर 5 मिनट. हर 5 मिनट में IOCL का पेट्रोल पंप था. माई कंपनी इज वर्किंग. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. That's the spirit, Shania. That's the spirit. Be an investor. Buy the companies, let them work for you. हाँ, वो इसको मैंने यही समझा रखा. मैं कहा बाय द एज ऑफ 18 you should be financially free. हाँ बिल्कुल, absolutely, yes, Then we absolutely. will start when you are 18, next 8 years down the line, we will start something called as Fire by Shania. Chat by Shania. हाँ, fire chat. Fire. हाँ, Freedom, independence, retirement at early stage. Fire by Shania. हाँ, फायर बाय शनाया इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर्ड एट अर्ली स्टेज. तो काम करने से पहले ही रिटायर हो गई. हाँ जी. And Upender sir, what she do? She charge double interest from her father if she give the pocket money late. 1 तारीख को देनी होती है. 1 तारीख को दी तो 1000 लेती हूँ. फिर 15 तारीख को उसके 5 दिन में 2000, 15 दिन में 3000. बेटा अभी इंटरेस्ट यील्ड्स बढ़ गए हैं, एडवांस तो अभी फिर एडवांस थोड़ा सा अगर और देंगे बढ़ा पूरा दे. महीना नहीं दिया तो 10,000. बेटा इंटरेस्ट रेट्स अभी रिवर्सल साइकिल पे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी अभी और 15-20% से बढ़ा दो. बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं बेटा. हाँ, अभी बॉन्ड्स तो नहीं समझ आता, इक्विटी समझ आती है. मुझे बहुत कहती है अच्छी PVR है. लिस्टेड है क्या? नहीं पैसा देना. वही बनता है ना.